स्टार्ट करें सेशन को। तो ये जो सेशन है हम लेते हैं सुबह, आपका सुबह जो सेशन होता है 7:30। आज बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न हम इसको कंडक्ट करें 9 PM पे। अपार्ट फ्रॉम दैट कल से ये आपको 7:30 पे ही मिलेगा इन द मॉर्निंग। ये जो सीरीज़ है हमारी दैट्स योर लक्ष्य सीरीज़, जहाँ पे हर एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को विद इन सर्टेन डेज हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हम मॉड्यूल A, B एंड C को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से यानी कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल D को। मॉड्यूल D और IEIPS की मैं बात करूँ तो आपका स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 29 से। यूनिट नंबर 29 से लेकर यूनिट नंबर 45 तक हमारी जो मॉड्यूल है दैट इज द डी मॉड्यूल। एंड एज यू नो JIB के हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट में देयर आर ओनली 4 मॉड्यूल्स, 4 मॉड्यूल्स हैं। यूनिट्स अलग अलग हैं सभी सब्जेक्ट्स के अंदर एज पर द सब्जेक्ट। सो अगर मैं IEIFS की बात करूँ तो हमारे पास टोटल यूनिट है 45 और 45 यूनिट्स में से 29 to 45 आपका मॉड्यूल डी है। उसके पहले का मॉड्यूल सी था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में हम कर चुके हैं। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल डी को। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे जो पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं या स्टार्ट ही मॉड्यूल डी के सेशन से कर रहे हैं आप लोग, तो आई वुड लव टू इन्फॉर्म यू ऑल कि आपका बाकी सारे सेशन जो अभी तक हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। आप चाहो तो इससे पहले वाले सेशंस को रिकॉर्डिंग फॉर्म में देख सकते हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जाना होगा ऑफिसर्स 24/7 यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी वहाँ पर। और ये सेशंस जो है, लक्ष्य सीरीज जो है 4 दिसंबर से हमने स्टार्ट किया था, तब से लेकर आज तक के सेशन, इसके आगे वाले सेशन की भी रिकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो डू मेक श्योर आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें और सारे सेशंस को एक बार जरूर देख लें। हमने किया क्या है, हमने हर दिन एक पर्टिकुलर यूनिट को डिस्कस किया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आज मैं यूनिट नंबर 29 की बात करूंगी आपसे। सारी यूनिट डिस्कस करने के बाद पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस को डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया है आफ्टर दैट द एडवांस क्वेश्चंस। एडवांस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं ताकि प्रॉपर्ली आपको आइडिया हो जाए कि किस लेवल का पेपर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि यूनिट नंबर 29 से स्टार्ट होगा ऑफ मॉड्यूल डी, जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। तो हर दिन की तरह पहले थोड़ा सा इस टॉपिक को जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल मार्केट की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा मार्केट है जो फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट है। सबसे पहली चीज तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, मॉड्यूल सी में हमने बहुत बार पढ़ा फाइनेंशियल सिस्टम को। एक ऐसा सिस्टम जहां पे हम फंड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं अमंग द पर्सन्स हु हैव सरप्लस मनी एंड द पर्सन्स हु हैव डेफिसिट ऑफ मनी। तो जिनके पास सरप्लस मनी है उनसे लेकर डेफिसिट मनी को हम ये पैसा देते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ फंड्स आप यहाँ पे कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इस फाइनेंशियल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जब मैं बात करती हूँ तो ये होते हैं शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, कासा, राफा एक्सेट्रा। ये सब वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके हम फंड्स को एक्सचेंज करते हैं। सेकेंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या मार्केट पार्टिसिपेंट्स आप बोल दो, ये वो लोग हैं जो इस मार्केट में इन इंस्ट्रूमेंट्स को खरीद कर और बेचकर अपने फंड्स की नीड को फुलफिल करते हैं। थर्ड, अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल मार्केट, तो ये वो जगह है, ये वो प्लेस है, ये वो स्पेस है जहाँ पे आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स को बेचने और खरीदने की परमिशन मिलती है। तो फाइनेंशियल मार्केट मीन्स सिंपली अ प्लेस और अ स्पेस वेयर बाय यूजिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यू कैन एक्सचेंज फंड फॉर योर नीड। चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, सब कुछ आपको यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में मिलेगा। अब बात आती है सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स की। तो फाइनेंशियल मार्केट के काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। वन ऑफ द मार्केट इज मनी मार्केट। अब देखो फाइनेंशियल मार्केट्स के सेगमेंट काफ़ी सारे हैं। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है इंस्ट्रूमेंट्स विच यू आर यूजिंग टू रेज कैपिटल, डिफरेंस है मैच्योरिटी पीरियड का। ठीक है, डिफरेंस है आपके पर्टिकुलर मार्केट के रूल्स रेगुलेशंस का, रेगुलेटर का। अदरवाइज सबका काम सेम है। ठीक है, तो मनी मार्केट, वी हैव कैपिटल मार्केट, वी हैव फॉरेक्स मार्केट, इसके अलावा हमारे पास इंश्योरेंस मार्केट भी है, इंश्योरेंस मार्केट, वी हैव पेंशन मार्केट, हमारे पास है डेट मार्केट और हमारे पास है क्रेडिट मार्केट। ये सभी टाइप्स ऑफ मार्केट जो है हमारे फाइनेंशियल मार्केट है ना। ये सभी टाइप्स ऑफ मार्केट हमारे क्या हैं, दे ऑल आर द फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पर आप देखो सबका, इतने सारे फाइनेंशियल मार्केट है, सब क्या कर रहे हैं, फंड्स को रेज करने में हेल्प कर रहे हैं। अब जब आप फंड्स को यहाँ पे रेज कर रहे हो, है ना, व्हेन यू आर रेजिंग फंड हियर विद दिस मार्केट, तो रेगुलेटर अलग अलग होंगे। जैसे कि मैं मनी मार्केट की बात करूँ, रेगुलेट करता है RBI। कैपिटल मार्केट की बात करूँ, रेगुलेट करता है SEBI।
फॉरेक्स मार्केट की बात करूँ, आरबीआई रेगुलेट करेगा। इंश्योरेंस मार्केट एडा रेगुलेट कर रहा है। पेंशन मार्केट पीएफआरडीए रेगुलेट कर रहा है। डेट मार्केट आपकी क्रेडिट मार्केट का ही पार्ट है, सेबी रेगुलेट करता है। क्रेडिट मार्केट सिंपल मार्केट है जहाँ पे बैंक सब लोग पब्लिक को लोन देते हैं, है ना, तो कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई कर रहा है। तो ये वो मार्केट्स हैं जिनको हम फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। सबका काम एक ही है कि सरप्लस फंड लेकर डेफिशिएट ऑफ फंड्स पर्सन्स तक पहुंचाना है, पर तरीका अलग होगा, ड्यूरेशन अलग होगा। मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट कर रहा है जहां पे शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी होते हैं उनको यूज करके लेस देन 1 ईयर शॉर्ट टर्म के लिए फंड रेज किया जाता है। यानी कि मनी मार्केट का मेच्योरिटी पीरियड एक तो हो गया लेस देन 1 ईयर, दूसरा रेगुलेट करेगा आरबीआई। थर्ड इंस्ट्रूमेंट आप जो यूज कर रहे हो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, यानी कि इनको ईजिली आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। ठीक है, तो सेम अगर आप कैपिटल मार्केट में चले जाओगे तो लॉन्ग टर्म मार्केट है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को यूज करोगे, शेयर बॉन्ड डिबेंचर और सेबी रेगुलेट करेगा। आप फॉरेक्स मार्केट में जाओगे तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट फॉरेन करेंसीज का एक्सचेंज हो जाएगा, फॉरेन करेंसीज पे ट्रेड कर रहे हो। तो हर एक मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग हैं, मेच्योरिटी पीरियड्स अलग हैं, ट्रेडिंग का तरीका अलग है, रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके फाइनेंशियल मार्केट जो हैं वो अलग अलग आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो इस चैप्टर में इन सभी मार्केट का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हमें पढ़ना है, कि ऐसा नहीं पूरा मनी मार्केट उसके सारे इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ने पड़ेंगे, नहीं, सिर्फ इंट्रोडक्शन। हर एक फाइनेंशियल मार्केट का इंट्रोडक्शन इस यूनिट में दिया है। तो क्या इन फाइनेंशियल मार्केट को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है? बिल्कुल पढ़ना है। मॉड्यूल डी के अंदर इन सभी फाइनेंशियल मार्केट की इंडिविजुअल यूनिट है। मनी मार्केट का इंट्रोडक्शन आप यहाँ पे पढ़ोगे, मनी मार्केट का इंडिविजुअल यूनिट है। सेम कैपिटल मार्केट का इंडिविजुअल यूनिट है, सेम आपका फॉरेक्स मार्केट का इंडिविजुअल यूनिट है, सेम इंश्योरेंस मार्केट पेंशन मार्केट का है। यानी कि हर एक मार्केट को यहाँ पर तो आप इंट्रोडक्शन की तरह पढ़ोगे, पर आगे आने वाली यूनिट जो हम कवर करेंगे वहां पे एक चैप्टर पूरा एक मार्केट के ऊपर आपका दिया हुआ है। तो मॉड्यूल डी जो है ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है, और जब कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं तो पढ़ने में टाइम लगेगा और रिवीजन करना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा नहीं। तो लेट्स से आपने इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, मनी मार्केट के भी, कैपिटल मार्केट के भी और फॉरेक्स मार्केट के भी, और सारे मार्केट के इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ लिए। इन द एंड हुआ क्या? इन द एंड ये हुआ कि कंफ्यूजन हो गया कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस मार्केट के अंदर आता है। तो ये चीज़ ना हो, इसीलिए आपको इंट्रोडक्शन के साथ साथ डिटेल मार्केट का जब स्टडी है वो भी पढ़ना है और रिवीजन ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर फॉर प्राइस डिस्कवरी? इनमें से कौन सा प्राइस डिस्कवरी का फैक्टर नहीं है? किसी भी मार्केट में चले जाओ, अगर मान लीजिए मैं एक पेन भी परचेस कर रही हूँ, तो उस पेन को परचेस करने के लिए भी मुझे प्राइस डिस्कवरी की ज़रूरत होगी। यानी कि प्राइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिसाइड करता है, जो बताता है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपने पढ़ा है, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, आपका प्रमोशन मिक्स हो गया, आपका प्लेस मिक्स हो गया, उसमें एक प्राइस मिक्स भी होता है। तो प्राइस मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो पहला बोल रहा है मार्केट स्टेबिलिटी, सेकंड बोल रहा है रिस्क एपेटाइट, थर्ड बोल रहा है अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, फोर्थ इज सेइंग सप्लाई एंड डिमांड। क्या लगता है आपको इनमें से कौन सा आपका फैक्टर फॉर प्राइस डिस्कवरी नहीं है? नहीं है। देखो, डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट में मार्केट फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं, मार्केट फोर्सेस होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई, और ये तो डेफिनेटली प्राइस डिस्कवरी करता है। तो ये तो नहीं होगा आंसर। इट इज़ अ पार्ट, ये है क्या? ये पार्ट है प्राइस डिस्कवरी का। अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइस डिस्कवरी, रिस्क एपेटाइट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिस्क प्राइस डिस्कवरी। कौन नहीं है? मार्केट स्टेबिलिटी इज नॉट अ पार्ट। इसके बेसिस पे आप प्राइस डिस्कवरी नहीं कर सकते। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर? Get Marriott Bonvoy vouchers every quarter. Complimentary annual flight tickets. ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है? तो फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत सारे हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो देख लेते हैं। पहला बोल रहा है आपका कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा बोल रहा है लिक्विडिटी, थर्ड बोल रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन, फोर्थ बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन करता है, आप कर रहे हो ना, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल रेस कर रहे हो, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल रेस कर रहे हो, तो कर रहा है। लिक्विडिटी मींस कैश फ्लो मेंटेन करता है, बिल्कुल करता है। प्राइस डिटर्मिनेशन करता है, बिल्कुल करता है। ऑल आर द फंक्शंस ऑफ योर फॉर फाइनेंशियल मार्केट। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स SDL
आर इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो इनमें से किस मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है? सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि स्टेट डेवलपमेंट लोन की जब आप बात कर रहे हो, ये इश्यू कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ये इश्यू कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और ये है क्या? ये है स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, है ना। ये क्या है आपका? ये है आपकी स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी। अब देखो क्या होता है जब मैं ट्रेजरी बिल्स की बात कर रही हूँ, तो टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स जो हमारे रहेंगे, ये एक ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसको पहले सेंट्रल स्टेट इशू कर पाते थे। अब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करता है फॉर 91 डेज, फॉर 180 डेज, 82 डेज और फॉर 364 डेज। सिर्फ कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट अब आपकी ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकते। अब जब स्टेट गवर्नमेंट की ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो उनको दिया गया दैट दे कैन इशू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। और वो जब ये स्टेट डेवलपमेंट लोन इशू कर रहे हैं तो ये क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ योर डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट इंस्ट्रूमेंट मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो आपका डेट इंस्ट्रूमेंट है। मैच्योरिटी पीरियड पहले से फिक्स होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से फिक्स होगा। इस पे जब सरकार पैसा उठा रही है मार्केट से तो एक्चुअल में उसको डेट कंसीडर किया जाता है, यानी कि लोन कंसीडर किया जाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? डेट मार्केट। जैसे कि बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स भी आपके डेट इंस्ट्रूमेंट हैं क्योंकि उनका मैच्योरिटी पीरियड, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स्ड होता है, तो वो क्या होगा आपका? डेट इंस्ट्रूमेंट। राइट आंसर है सी। राइट आंसर आपका क्या हो गया? सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट। सबसे पहली चीज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो इसको इशू कौन करता है? बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको इशू करते हैं फॉर मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम आप बात करो टू 364 डेज। मिनिमम 7 डेज टू मैक्सिमम 364 डेज, ये मिनिमम मैक्सिमम ड्यूरेशन है। इशू जब किया जाता है 5 लाख का इशू किया जाता है, उसके ऊपर करना है तो मल्टीपल ऑफ 5 लाख होगा, है ना। मिनिमम आपका 5 लाख का इशू करोगे, उसके ऊपर करना है तो मल्टीपल ऑफ 5 लाख होगा, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे। ठीक है, देन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की, तो ये एक सिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, सिक्योर्ड नेगोशिएबल डैश इंस्ट्रूमेंट है। सिक्योर्ड नेगोशिएबल कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप तो ड्यूरेशन देख के समझ जाना चाहिए था, 364 डेज है, यानी कि 1 साल से कम के लिए है, यानी कि मनी मार्केट का पार्ट है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज मनी मार्केट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपका मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जिसपे जो कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं 7 डेज या फिर 364 डेज के लिए। 5 लाख का आपका यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा मिनिमम अमाउंट। इसके ऊपर जाना है तो मल्टीपल ऑफ 5 लाख में आप इशू कर सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को। साथ ही में ये सिक्योर्ड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो राइट आंसर इज ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a segment of financial market? Segment means not a part of financial market. इनमें से कौन सा मार्केट फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट नहीं है? अब देखो इंश्योरेंस मार्केट तो मैंने खुद बताया है, मनी मार्केट मैंने बताया है, क्रेडिट मार्केट मैंने बताया है, और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो खुद ही कह रहा है कि हम तो कमोडिटी मार्केट है। तो राइट आंसर होगा ए। एग्रीकल्चरल मार्केट इज योर कमोडिटी मार्केट, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल मार्केट। ये कमोडिटी में ट्रेड करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? ए। एग्रीकल्चरल कमोडिटी मार्केट इज नॉट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट? इनमें से कौन सा फाइनेंशियल मार्केट का फंक्शन है? प्राइस डिटर्मिनेशन करना, फंड मोबिलाइज करना, लिक्विडिटी को मेंटेन करना, रिस्क शेयर करना, इजी एक्सेस देना, कैपिटल फॉर्मेशन करना। इनमें से क्या आपका फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है? इनमें से क्या कर रहा है आपका फाइनेंशियल मार्केट? ए, बी, सी और डी? बताइए। ओके,
सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। प्राइस को डिटरमिनेट करता है, फंड मोबिलाइज करता है, ट्रांसफर करवाता है, लिक्विडिटी मैनेज करता है, रिस्क शेयर करता है, इजी एक्सेस देता है मार्केट में फंड रेज करने के लिए, और कैपिटल फॉर्मेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। इट मीन्स ऑल आर द फंक्शंस ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट, सभी आपके फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शन है। राइट आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट इज सेइंग देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर विच डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ प्राइस डिस्कवरी। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी को डिटरमाइन कर रहे हैं। ओके, दीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, उनमें से जो फैक्टर्स हैं क्या क्या यहाँ पे इंक्लूडेड है ये आपको बताना है। डिमांड एंड सप्लाई, अवेलेबिलिटी एटीट्यूड्स टू रिस्क, वॉलिटिलिटी, अवेलेबल इंफॉर्मेशन, मार्केट मैकेनिज्म। सो आउट ऑफ द ऑल लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी क्या लगता है आपको? So right answer will be your all of the above. Supply and demand आपका फैक्टर है, एटीट्यूड टू रिस्क, वॉलिटिलिटी कितना है वो भी फैक्टर है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन भी है, मार्केट मैकेनिज्म भी है। इट मीन्स ऑल आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द लेवल ऑफ प्राइस डिस्कवरी। ओके, राइट आंसर विल बी योर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट मेनली कंप्राइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी मार्केट के इनमें से कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं आपको वो आंसर करना है। फर्स्ट इज सेइंग कॉल मनी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, सेकंड इज सेइंग शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैं, थर्ड इज सेइंग बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल है, फिफ्थ इज सेइंग बैंकर्स एक्सेप्टेंस और कमर्शियल बिल है, सिक्स्थ इज सेइंग कमर्शियल पेपर एंड इंटर कॉर्पोरेट फंड्स है। अब इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो मनी मार्केट का है? तो सबसे पहली चीज तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है, तो लेस देन 1 ईयर वाले इंस्ट्रूमेंट आएंगे। तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी तीनों पार्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी है, बैंकर्स एक्सेप्टेंस या कमर्शियल बिल्स भी हैं, कमर्शियल पेपर भी हैं, इंटर कॉर्पोरेट फंड्स भी हैं, कैश मैनेजमेंट भी है, CBLO भी हुआ करता था, अब तो ये इंस्ट्रूमेंट ही हटा दिया गया। ठीक है, तो आपका इनमें से कौन नहीं है? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स नहीं है। दे आर द पार्ट ऑफ योर कैपिटल मार्केट। ये किसका पार्ट है? आपका कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑल एक्सेप्ट 2 and 3। 2 and 3 को छोड़कर बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं सब आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज सी। कमर्शियल पेपर की मैं बात करूं तो कमर्शियल पेपर जो है आपका ये अनसिक्योर्ड होता है क्योंकि कॉर्पोरेट इशू करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए डेरिवेटिव इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे डेरिवेटिव को लेकर कौन सा डेफिनेशन सही है आपको ही बताना है। पहला बोल रहा है इट इज whose value change in response to the change in the specified interest rate, security price, commodity price, foreign exchange, index of prices, credit rating और credit index और similar variable जिनको हम underlying कहते हैं। Second is saying it requires no initial net investment या फिर little initial net investment relative to the other types of contracts। जो other contract हैं उनके कंपैरिजन में या तो नहीं चाहिए और चाहिए तो बहुत मिनिमम चाहिए। And similar response to changes in market condition। And then आता है that is settled at a future date। क्या लगता है डेरिवेटिव को लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो जब हम डेरिवेटिव की बात करें, एक सिंपल सी डेफिनेशन मैं आप लोगों को देती हूँ। डेरिवेटिव इज अ प्रोडक्ट हुज वैल्यू इज ड्राइव फ्रॉम बेसिक वेरिएबल्स फ्रॉम अदर वेरिएबल्स दैट इज कॉल्ड अंडरलाइंग एसेट ऑन अ फ्यूचर डेट। तो डेरिवेटिव हमेशा फ्यूचर ट्रेड पे ट्रेड होते हैं। डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा किसी और वेरिएबल से निकाली जाती है जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं। और जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नो इनिशियल या फिर मिनिमम और लेस इनिशियल और लिटिल बिट इनिशियल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। इट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। सारे ही स्टेटमेंट आपके डेरिवेटिव को सही यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो राइट आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द वेक ऑफ फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन, जो कि 1991 में LPG पॉलिसी है, उसको हम वेक ऑफ लिबरलाइजेशन कहते हैं, फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन ड्यूरिंग द अर्ली 90s, है ना। अर्ली 90s क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1991 में ही आ गया था इसलिए। द कमिटी ऑन रिफॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर डैश कमिटी रिकमेंडेड इन 1994 द ओपनिंग अप ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ सेपरेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ऐसी कौन सी आपकी कमेटी है जिसने कहा कि ठीक है प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन भी लेकर आओ?
कि इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो भी पार्ट करेंगे, वो भी इंश्योरेंस बिजनेस कर सकते हैं। किसने कहा ऐसा? आर.एन. मल्होत्रा कमेटी ने, घोष कमेटी ने, रंगराजन कमेटी ने, या फिर क्राफी कार्ड कमेटी ने? देखो, क्राफी कार्ड कमेटी तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ये कमेटी नाबार्ड को बनाने के लिए आई थी। और इंश्योरेंस में मैंने आप लोगों को बताया भी है क्लासेस में कि इंश्योरेंस में सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो है वो यही है। इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपका एडा बना, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बैंक ने इंश्योरेंस बिजनेस को स्टार्ट किया, इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे प्राइवेट कंपनीज को लाया गया टू क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द इंश्योरेंस मार्केट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, क्राफी कार्ड भी रखिएगा याद, इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड को बनाने के लिए लाई गई थी। Good morning, everyone. Welcome to the official YouTube channel of Office Society 24/7. So, first of all, let me know is audio video both are okay? Are we good to go? एक बार जल्दी से बता दीजिए कि audio and video दोनों ठीक है? Are we good to go? Is everything okay? So, good morning to all of you and welcome to the channel. As you know कि हमने ये लक्ष्य सीरीज स्टार्ट किया है जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ योर इन फॉर्म ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो लक्ष्य सीरीज को स्टार्ट हमने किया था इन दिसंबर। अभी तक हम इस पे कंप्लीट कर चुके हैं यो मॉड्यूल ए, वी हैव डन विद द मॉड्यूल ए। सेकेंड मॉड्यूल बी भी हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड द मॉड्यूल सी इज ऑलरेडी डन। तो अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं मॉड्यूल डी को और मॉड्यूल डी की आज जो है हमारी सेकेंड क्लास है। सो इन तीनों ही मॉड्यूल्स के हमने बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए फर्स्ट एंड देन वी हैव डन दी एडवांस क्वेश्चन। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में हमने हर एक मॉड्यूल ए बी सी को कवर कर लिया। अब हमने स्टार्ट किया है मॉड्यूल डी का डिस्कशन जहां पे हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट यूनिट नंबर 29 जो कि आपका मॉड्यूल डी को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारी क्लास है दिस इज आवर क्लास नंबर 2 ऑफ मॉड्यूल डी जहां पे हम बात करेंगे आपका of the unit that is 30 unit, not 29 unit, actually it is 30th unit। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मनी मार्केट की। सो द नेक्स्ट यूनिट और आई कैन सी द सेकेंड यूनिट ऑफ योर IEIFS मॉड्यूल डी इज यूनिट नंबर 30 जो कि आपका मनी मार्केट के बारे में बात करता है। इफ यू रिमेम्बर तो मैंने आपको बताया भी था ये वाली बात कि IEIFS का जो मॉड्यूल नंबर 29 है जिसका नाम था फाइनेंशियल मार्केट, आई हैव टोल्ड यू कि वहां पे हम इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट पढ़ेंगे बस, है ना। हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट पढ़ेंगे। और मॉड्यूल डी के अंदर उन सभी फाइनेंशियल मार्केट के इंट्रोडक्शन का एक एक यूनिट दिया हुआ है। तो हमने फाइनेंशियल मार्केट वाले यूनिट में पढ़ा कि मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, योर पेंशन मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, क्रेडिट मार्केट, डेट मार्केट, दीज आर द टाइप ऑफ योर फाइनेंशियल मार्केट्स और उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब वन बाय वन उन्हीं मार्केट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्या? मनी मार्केट। सो बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चंस थोड़ा सा डिस्कशन मनी मार्केट के बारे में कर लेते हैं। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? इट इज रेगुलेटेड बाय RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म मार्केट कहा जाता है। क्यों शॉर्ट टर्म मार्केट बोल रहे हैं? बिकॉज दिस इज फॉर द ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर। आपका लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन के लिए मनी मार्केट काम कर रहा है। लेस देन 1 ईयर ड्यूरेशन मीन्स इसका मैक्सिमम पीरियड जो है दैट इज 364 डेज। अगर मैं बात करूं मेच्योरिटी की तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओवरनाइट ड्यूरेशन और 364 डेज तक या फिर यू कैन से लेस देन 1 ईयर के लिए मनी मार्केट का मेच्योरिटी होता है।
ठीक है। सो मनी मार्केट की जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम मनी मार्केट की बात करेंगे तो इट्स सिंपली अ मार्केट जहां पर आपका ओवरनाइट से लेकर 1 ईयर या लेस देन 1 ईयर हम बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो 364 डेज के लिए हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की। ठीक है। गुड मॉर्निंग किशन सर। नाउ ऑडियो ठीक है? अभी ठीक है ऑडियो? बताइए। नाउ द ऑडियो इज ओके? ठीक है। तो ओवरनाइट टू 364 डेज का जो ड्यूरेशन है आपका, ये मनी मार्केट को दिया गया है। मनी मार्केट के अंदर एक्चुअल में हम ट्रेड करते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को। हम किसको ट्रेड करते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को ट्रेड करते हैं। और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स जो हैं, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट। दे आर व्हाट? दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। मनी के क्लोज सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं सभी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट जिसको हम यूज कर रहे हैं इन दी मनी मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई ने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स को यूज किया है जो कि क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी कहलाते हैं। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी का मतलब क्या हुआ? इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। whenever you want you can convert these instrument into cash, इसीलिए इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट थिंग बात करूं यहाँ पर, तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स है, क्लोज सब्स्टिट्यूट मनी है, और वो भी कैसे कन्वर्ट हो सकता है? लो कॉस्ट पर। कैसे कन्वर्ट होगा? लो कॉस्ट पर। नाउ अब मैं बात करूं मनी मार्केट की, तो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रूमेंट जिनको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहे हैं, जिनकी हेल्प से भी इन द मनी मार्केट हेल्प कर रहे हैं लोगों को टू रेज फंड्स। जैसे कि हमारे पास है कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। ये तीनों ही हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कमर्शियल पेपर है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, वी हैव ट्रेजरी बिल्स जिसको आप टी बिल्स के नाम से भी जानते हो, वी हैव कैश मैनेजमेंट बिल। ठीक है। वी हैव बैंकर्स एक्सेप्टेंस, वी हैव रेपो राइट एक्सेट्रा। ऑल दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जिनको हम मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, या फिर यू कैन कॉल देम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट, जो कि मनी के क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके लेस देन 1 ईयर के लिए फंड रेज किया जाता है इन द मनी मार्केट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस प्रैक्टिस। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग अबाउट व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर द लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, एलटीआरओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, वो भी कब? एट द टाइम ऑफ पैंडेमिक 2020। आरबीआई ने इसको इंट्रोड्यूस किया है टू गिव कैपिटल टू द प्रोडक्टिव सेक्टर। हुआ क्या? यू नो इन द लॉकडाउन, आपके इन द कोविड पीरियड आपका लॉकडाउन था। लॉकडाउन में काफी सारे बिजनेसेस जो हैं वो लॉस में गए, बिकॉज कैपिटल नहीं था, इंडस्ट्रीज बंद थी, काफी टाइम तक लॉकडाउन था, लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा नहीं, तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे थे जो लॉस में जा रहे थे। ठीक है। नाउ आरबीआई ने देखा कुछ ऐसे प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं जो लॉस में जा रहे हैं, सो दे नीड अ कैपिटल, उनको कैपिटल चाहिए कंटिन्यू होने के लिए, काम करने के लिए। तो आरबीआई ने लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस को इंट्रोड्यूस किया 2020 में, जहां पर आरबीआई ने बैंक्स को कहा कि आपको पार्टिसिपेट करना है एलटीआरओ में। एलटीआरओ में पार्टिसिपेट क्या करना है? रेपो ऑक्शंस होंगे, उन रेपो ऑक्शंस में आपको ऑक्शन करना है, वहां से आप पैसा उठाओगे और वो पैसा जो है आप लोन के रूप में दोगे। कहाँ पे? प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। ये आरबीआई ने कहा था लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन के लिए। और आरबीआई ने कहा ये हम करेंगे 1 ईयर एंड 3 इयर्स के लिए। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर फॉर एलटीआरओ, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 इयर्स। द राइट आंसर विल बी योर 3 इयर्स। 3 साल का जो पीरियड है वो आपका मैक्सिमम टेन्योर है एलटीआरओ का। सो राइट आंसर विल बी 3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नेट वर्थ? आपका मिनिमम नेट वर्थ कितना रिक्वायर्ड है फॉर अ कॉर्पोरेट टू इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? ठीक है। कितना मिनिमम नेट वर्थ चाहिए? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मिनिमम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये क्या है? दे आर सिक्योर्ड
नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। ये सिक्योर्ड है, नेगोशिएबल है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। सिक्योर्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दे आर इशूड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू कर रहे हैं, इसलिए ये सिक्योर्ड हो गए। ठीक है, और नेगोशिएबल क्यों है? सिक्योर्ड है, इट मीन्स ये आप आगे ट्रांसफर कर सकते हो टू द अदर पर्सन फॉर द पेमेंट पर्पस और फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो सिक्योर्ड नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है जिनको बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं फॉर द पीरियड ऑफ मिनिमम 7 days एंड द मैक्सिमम पीरियड विल बी 364 days। जब भी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इशू किया जाता है, इट विल बी इशूड विद द मिनिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख। उसके ऊपर करना है तो देयर आफ्टर इट शुड गो द मल्टीपल ऑफ 5 लाख। उसके ऊपर आपका 5 लाख के मल्टीपल में जाएगा क्या? आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, तो सिक्योर नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इशू किया है, 7 days to 364 days है, 5 लाख मिनिमम इशू किया जाता है, उसके ऊपर आपका 5 लाख का मल्टीपल में इशू आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर। अब अगर ये इशू करना है तो कितना मिनिमम नेटवर्थ चाहिए? ऐसा कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है। There is no minimum net worth requirement to issue the certificate of deposit। ठीक है, एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रही हूँ इन डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है मैं बता रही हूँ उसको भी याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हो सकता है क्वेश्चन में मिनिमम नेटवर्थ ना पूछ के ड्यूरेशन पूछ लिया जाएगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कितने टाइम पे निकाला जाता है। ठीक है, सो डू रिमेंबर द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल? ट्रेजरी बिल्स की इशूइंग अथॉरिटी कौन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेजरी बिल क्या है? इट इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसको 3 टाइप्स में इशू किया जाता है एंड द टाइप्स आर 91 days, 182 days एंड द 364 days। ये 3 टाइप्स में आप इशू करते हो ट्रेजरी बिल्स को। नेक्स्ट थिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 3 टाइप्स में जब आप इशू कर रहे हो ट्रेजरी बिल को, इनका मेच्योरिटी पीरियड भी यही है। अगर मैं 91 डेज वाली ट्रेजरी बिल खरीदती हूँ तो मुझे मेरा पैसा 91 डेज के कंप्लीट होते ही मिल जाएगा। इट मींस ऑन द बेसिस ऑफ मेच्योरिटी पीरियड इनको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब ट्रेजरी बिल्स क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सो दे आर अ डेट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है? आपके डेट इंस्ट्रूमेंट है। डेट इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से आप इसको डेट मार्केट का पार्ट भी बोलते हो और आप इसको मनी मार्केट का पार्ट भी बोलते हो, क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर की ड्यूरेशन में फंड रेज करता है। ट्रेजरी बिल पहले स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू भी इशू किए जाते थे, पर अब नहीं किए जाते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो द इशूइंग अथॉरिटी ऑफ ट्रेजरी बिल इज हु? इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका बी। AIFI जो यहाँ पे लिखा है दैट इज ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप नाबार्ड, सिडबी, एग्जिम बैंक की बात करते हो। ठीक है, दैट इज द AIFI। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द मैक्सिमम पीरियड फॉर नोटिस मनी। तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी की जब हम बात करते हैं, ये तीनों ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट है। तीनों में डिफरेंस सिर्फ एक है और वो है मेच्योरिटी का डिफरेंस। तीनों ही इंटर बैंक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं, तीनों में बैंक्स आपस में एक दूसरे को लोन दे रहे हैं। द ओनली डिफरेंस दे हैव इज अ मेच्योरिटी पीरियड। तो यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड पूछा है, एक्चुअल में नोटिस मनी होता है 2 to 14 डेज के लिए। 2 to 14 डेज के लिए जब बैंक्स आपस में एक दूसरे को लोन देते हैं, दैट इज नोन एज नोटिस मनी। तो मैक्सिमम पीरियड क्या हो जाएगा हमारा? 14 डेज। Okay, the maximum period will be your 14 days for notice money. C option. Next, RBI would conduct term repo for 1 year and 3-year tenures of appropriate sizes for up to a total amount of dash crores at the policy repo rate. तो जब RBI ने LTRO को इंट्रोड्यूस किया था ना, तो एक अमाउंट बताया था कि कितना कैपिटल हमें यहाँ पर एक्चुअल में रेज करना है विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी रेपो रेट। सेकेंड फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द फर्स्ट 2 LTROs वर कंडक्टेड ऑन 17th February, 24th February 2020 फॉर डैश करोड़ ईच
for the tenure of 3 years and 1 year respectively. तो टोटल आरबीआई का टारगेट क्या था एलटीआरओस के थ्रू कैपिटल रेज करने का, एंड जब फर्स्ट टाइम किया गया 2 टाइम्स एलटीआरओ को इशू, तो वहां पे कितने अमाउंट के रैपोज ऑक्शन जो हुए थे वो हुए थे। ठीक है, अब ये दोनों अमाउंट आपको पूछे गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ओवरऑल आरबीआई ने जो बोला था दैट वाज 1 लाख करोड़। इट वाज व्हाट? इट वाज 1 लाख करोड़। तो यानी कि सी ऑप्शन और बी ऑप्शन तो हट गया, या तो ए होगा या तो डी होगा। ये डिपेंड करता है कि जो 17 और 24 को एलटीआरओ आए थे उनका अमाउंट कितना था। तो जो फर्स्ट टाइम आए थे उनको 2 पार्ट्स में जब लेकर आए थे तो 25,000 करोड़ के 25,000 करोड़ के अमाउंट से हम लेकर आए थे। इसके बाद जब दोबारा इशू किया गया था एलटीआरओ दैट वाज 50,000 करोड़। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल अमाउंट आरबीआई ने कहा है 1 लाख करोड़ का, और जो फर्स्ट 2 टाइम्स पे इशू किया गया था 3 ईयर एंड 1 ईयर के लिए रिस्पेक्टिवली, इट वाज फॉर 25,000 करोड़। ठीक है, तो आंसर हो गया ए आपका। नाउ द पीरियड ऑफ लेंडिंग मे बी फॉर अ पीरियड ऑफ डैश which is called as a call money, and between dash which is known as the notice money, and the term money refers to borrowing lending of funds for a period exceeding dash. तो जैसे मैंने कहा कि कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी तीनों ही इंटर बैंक मार्केट है और तीनों ही इंटर बैंक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि बैंक्स आपस में लोन दे रहे हैं। द ओनली डिफरेंस इज मेच्योरिटी पीरियड। इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो एक लौता ओनली डिफरेंस है इनके बीच में, बाकी दे ऑल आर प्रोवाइडिंग लोन टू बैंक्स ईच अदर। तो अगर कॉल मनी की बात होती है तो ये स्टार्ट होता है ओवरनाइट ड्यूरेशन से। ओवरनाइट ड्यूरेशन को आप कह सकते हो 1 डे ड्यूरेशन। ठीक है, नोटिस मनी मैंने आपको जस्ट बताया 2 to 14 डेज होगा। जो टर्म मनी हमारा है इसका पीरियड एक्चुअल में रहता है 15 to 364 डेज, पर यहाँ जो पूछा गया है वो एक्सीडिंग के फॉर्म में पूछा है, तो आंसर क्या होगा 14 डेज एंड अप टू 1 ईयर। ठीक है, तो 5 days 7 days is not correct, 1 day is correct for call money, 2 to 14 is correct for notice money, 14 days and up to 1 year, exceeding 14 days होगा। यहाँ पे आप देखो है ना, पीरियड एक्सीडिंग व्हाट, इट एक्सीडिंग 14 डेज, यानी कि 15 to 364 डेज होगा। तो दैट्स द राइट डेफिनेशन ऑफ योर मनी मार्केट, कॉल नोटिस मनी, कॉल मनी एंड द टर्म मनी। तो ड्यूरेशन आपका क्या है ओवरनाइट फॉर कॉल मनी यानी कि 24 आवर्स 1 डे, 2 to 14 डेज फॉर नोटिस मनी एंड 15 to 364 डेज फॉर योर टर्म मनी। और अगर एक्सीडिंग पीरियड पूछा है तो 14 डेज एंड अप टू 1 ईयर विल बी आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो मनी मार्केट परफॉर्म करता है। Which of the following functions are performed by money market? पहला बोल रहा है it provide an equilibrating mechanism for demand and supply of short term funds. ठीक है, second is saying and it enables borrowers and lenders of short term funds to fulfill their borrowing and investment requirement at an efficient market clearing price. ठीक है, third is saying it provides an avenue for central bank intervention in influencing both quantum and cost of liquidity in the financial system, thereby transmitting monetary policy impulse to the real economy. ठीक है, बिल्कुल सही। And the answer will be here, हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे that will be all of the above, बिकॉज एक्चुअल में डिमांड एंड सप्लाई शॉर्ट टर्म के लिए जो है इक्विलिब्रेट मैकेनिज्म देता है उसको, एक्चुअल में बोरोवर्स और लेंडर्स को हेल्प करता है शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में, और एक्चुअल में सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन जो है इन्फ्लुएंस करने में क्वांटम एंड कॉस्ट ऑफ लिक्विडिटी को इन द फाइनेंशियल मार्केट वो भी प्रेजेंट करता है, वो भी कंडक्ट करता है। इट मीन्स राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव आर द फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। सभी मनी मार्केट के फंक्शंस हैं। Okay, right answer is D. Now, the settlement of money market deals is the by electronic fund transfer using the dash system, जो कि ऑपरेट करता है RBI,
and the repayment of borrowed fund also takes place through the same system on the due date of the repayment. तो जब RBI सेटलमेंट ऑफ मनी मार्केट डील्स कर रहा है तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को यूज करता है, तो वो सिस्टम कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करने का सिस्टम जो RBI यूज कर रहा है वो इनमें से कौन सा सिस्टम है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड आप यूज करोगे तो आप बोलोगे कि मैम सी ऑप्शन तो हटा दीजिए। क्यों हटा दीजिए सी ऑप्शन? बिकॉज ये RBI ऑपरेट नहीं करता। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा सिस्टम है दैट इज ऑपरेटेड बाय RBI। अगर मैं IMPS की बात करूं तो IMPS इज एक्चुअली ऑपरेटेड बाय NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो सी तो नहीं हो सकता, या तो NEFT सिस्टम होगा या फिर RTGS सिस्टम होगा। अब NEFT आपको पता है इट इज 24/7, हालांकि तीनों ही 24/7 है। NEFT हाफ आवर्ली बैचेस में कंप्लीट करता है ट्रेड को। RTGS जो है वो ग्रॉस सेटलमेंट करता है, और इफ पीपल आर इन्वेस्टिंग इन मनी मार्केट तो एक ग्रॉस वैल्यू में ही कर रहे होंगे। सो एक्चुअल में द राइट आंसर इज RTGS सिस्टम। तो जितना भी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है इट विल बी डन विद यूजिंग द RTGS सिस्टम। सो राइट आंसर विल बी योर बी ऑप्शन। ठीक है, RTGS को भी हम क्या बना चुके हैं, 24/7 बना चुके हैं 2020 में। मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना है तो 2 लाख इन्वेस्ट करना होगा इन द RTGS, उसके ऊपर आपका जितना भी आप करना चाहो कर सकते हो। नाउ कमर्शियल पेपर CPs की हम बात कर रहे हैं। कमर्शियल पेपर कैन बी इशूड फॉर मेच्योरिटीज बिटवीन मिनिमम ऑफ डैश डेज एंड मैक्सिमम अप टू डैश फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कमर्शियल पेपर जो है हमारे, इनको इशू किया जाता है कितने मेच्योरिटीज के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेम्बर कि कमर्शियल पेपर की जब आप बात कर रहे हो तो ये आपके अनसिक्योर्ड नॉन नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। एक तो अनसिक्योर्ड है, दूसरा नॉन नेगोशिएबल है। और देखो नॉन नेगोशिएबल तो इसलिए बना दिया क्योंकि ये अनसिक्योर्ड है। जब सिक्योरिटी ही नहीं है तो फिर आपको किसी और को नेगोशिएट नहीं करने को दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड क्यों है? अनसिक्योर्ड इसलिए है बिकॉज दे आर इशूड बाय कॉर्पोरेट्स, तो देयर इज अ चांसेस ऑफ फ्रॉड फ्रॉम द साइड ऑफ कॉर्पोरेट। जब भी इशू किया जाएगा 5 लाख के अमाउंट में इशू किया जाएगा, उसके ऊपर इशू करना है तो इट विल गो लाइक देयर आफ्टर मल्टीपल ऑफ 5 लाख, उसके ऊपर 5 लाख के मल्टीपल में इशू किया जाएगा। ठीक है, अब जब भी इसको इशू किया जाता है तो इट विल बी इशूड विद द सेम ड्यूरेशन जो हमने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में पढ़ा है। मिनिमम इज 7 days एंड मैक्सिमम इज योर 364 days, यानी कि अप टू 1 year। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, मिनिमम इज 7 days एंड मैक्सिमम इज अप टू 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, तो याद रखिएगा इट इज अनसिक्योर्ड नॉन नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। राइट आंसर विल बी बी। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर दोनों का ही जो ड्यूरेशन है आपका इट इज सेम, और ड्यूरेशन क्या है आपका 7 to 1 year, और अमाउंट भी सेम है 5 लाख, उसके ऊपर मल्टीपल ऑफ 5 लाख। नाउ BRDS स्टैंड्स फॉर, क्या है फुल फॉर्म BRDS का? बिल रीडिस्काउंट स्कीम, बैंक रीडिस्काउंटिंग स्कीम, बिल रीपर्चेज स्कीम, और नन ऑफ द अबव। एंड द आंसर एक्चुअली इज बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम, जो कि एक बैंक के फंक्शंस भी काउंट किया जाता है, दैट बैंक एक्चुअली डू द रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स। सो आंसर आपका यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, दैट इज बिल रीडिस्काउंटिंग स्कीम BRDS। ओके, सो these were the questions जो हमने डिस्कस किए फ्रॉम योर मनी मार्केट यूनिट नंबर 30 ऑफ योर मॉड्यूल डी। ठीक है, तो अभी एक बार जल्दी से मुझे बता दीजिए कितने आंसर्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने करेक्ट दिए हैं आज के सेशन में। हाउ मेनी आंसर्स यू गाइज हैव गिवन करेक्ट?
अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आई ऑलवेज कीप सेइंग यू कि आप कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हो। जो भी डाउट है आपका, डू कमेंट इन द मैसेज, है ना। आपका मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, आई विल चेक योर कमेंट एंड आंसर दियो, ठीक है। इसी के अलावा आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि लेटेस्ट बैच जो है आपका शपथ बैच, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 10 जनवरी से। इस पे हम AFM स्टार्ट कर चुके हैं। PPB आपका 6 फरवरी को स्टार्ट होने जा रहा है, और IEIFS जो है मैं 15 फरवरी को स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ से, और RBWM जो है इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, प्री रिकॉर्डेड सेशंस आर अवेलेबल, जिसकी डाउट सेशंस आपके रहते रहेंगे, ठीक है। तो ये बैच जो है आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है 10 जनवरी से। इसमें एनरोल करने के लिए, महापाठ में एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कोड Y496 और इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नो समवन जो सिर्फ इंग्लिश मीडियम बैचेस ढूंढ रहे हैं तो लेट देम नो कि रेजोल्यूशन बैच भी है जो कि 10 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, जहां पे AFM और PPB हम स्टार्ट कर चुके हैं। IEIFS आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 6 फरवरी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के अंदर, और देन योर रिटेल बैंकिंग विल बी स्टार्टेड। अब किसी भी बैच में एनरोल होने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है डाउनलोड करना है अरे 24/7 एप्लीकेशन को, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जाना होगा एग्जाम कैटेगरी में। तो हाउ टू डू दैट, सबसे पहली चीज आपको, लेट्स से दिस इज दी एप्लीकेशन, ये आपके एप्लीकेशन का होम पेज है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल फाइंड द एग्जाम कैटेगरी जो कि आपका JIB CIB यहाँ दिया हुआ है। क्लिक हियर, देन गो टू द JIB May 2024। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज पे जाना है तो ऑल दीज आर द ऑनलाइन कोर्सेज। देन आता है टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके, ई बुक्स अवेलेबल हैं आपकी, हार्ड कॉपी फिजिकल बुक्स अवेलेबल है। एनरोल करने का तरीका, क्लिक ऑन द बैच, एक बार ऑफरिंग देख लीजिए बैच की क्या क्या ऑफरिंग्स हैं। देन स्क्रॉल डाउन, जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको सारे बैचेस की डिटेल मिल जाएगी। यू विल फाइंड स्टडी प्लान ऑल्सो। तो आप यहाँ पे देखो, IEIFS 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, PPB का स्टडी प्लान दिया है, AFM का स्टडी प्लान दिया है, एंड RBWM। तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको स्टडी प्लान भी मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सो दिस इज योर स्टडी प्लान, आप चेक करोगे, यू कैन डाउनलोड इट, ठीक है। और यह आपको डेट्स दिखा देगा कि 6 फरवरी से आपका PPB स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देन व्हाट यू हैव टू डू, आपके टेंटेटिव डेट्स भी मिल गए हैं। देन क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन। व्हेन यू क्लिक ऑन द बाय नाउ ऑप्शन, आपको मिले लगाना है कोड यहाँ पे Y496, दैट विल गिव यू मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इसको लगा के यू विल गेट 77% डिस्काउंट। और इफ सेम कोड यू यूज ऑन द अरे 24/7 एप्लीकेशन तो 1% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलता है ऑन द सेम प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो 78% डिस्काउंट, 6 मंथ्स वैलिडिटी, कोड विल बी Y496। और ये है आपका शपथ बैच जो ऑलरेडी चल रहा है, एंड आई विल बी स्टार्टिंग IEIFS फ्रॉम 15 फरवरी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एनरोल। इसके अलावा किसी और बैच में आप एनरोल होना चाहते हो तो प्रोसेस आपका सेम रहेगा। एनरोल करने का इन द एप्लीकेशन, आपको अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसी तरीके से लक्ष्य सीरीज को रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं देन डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफिसर्स अरे 24/7 एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी अपकमिंग सेशंस के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रॉपर्ली मिलते रहे, okay, and that was all for today. Thank you all for joining the session, okay, and have a very great day everyone. Okay, take care everyone, bye bye.